आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पिछले टॉपिक में जो पढ़ चुके हैं एक बार उसे रिवाइज कर लें। हम जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सोवियत संघ के विघटन के कारण, और इसके हम कुछ कारणों पर चर्चा कर चुके थे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण रह गया था कि मिखाइल गोर्बाचोव की सोवियत संघ के विघटन में क्या भूमिका है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सोवियत संघ के विघटन के कारणों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी। तो जो भी आर्थिक संसाधन थे वो तो परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान बनाने पर खर्च हो गए थे, क्योंकि अमेरिका के साथ सोवियत संघ का जो प्रतिस्पर्धा वाला और सैन्य जो संसाधन है इनमें कंपटीशन चल रहा था। इससे क्या हुआ, सारे आर्थिक संसाधन काम में आ गए और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई इससे, और अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया। नंबर 2 की बात करें तो पूर्वी यूरोप के देशों पर विकास में खर्चा। जो पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के साथ थे उनके ऊपर खर्चा करने में भी इनके संसाधन काम आ गए, जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और आम लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। तीसरी यदि हम पॉइंट की चर्चा करें तो पश्चिमी देशों की जो तरक्की है उसके जीवन शैली की जानकारी जब जनता को मिली तो उन्हें राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। क्यों? क्योंकि पहले उन्हें ये बताया गया था कि हम अमेरिका से आगे हैं, और साथ ही सोवियत संघ में औद्योगिकरण का विरोध हुआ था, इसलिए वो तरक्की में पिछड़ गया। विज्ञान और तकनीकी में भी अमेरिका से पिछड़ा हुआ था, और वहाँ के जो अमेरिका के जो प्रोडक्ट थे वो उनका उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में कमी थी, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी। कृषि जो है सोवियत संघ में सहकारी कृषि होती थी और इसमें सरकारी कर्मचारियों का नियंत्रण होता था, और सरकारी कर्मचारी हिंसा और आतंक का सहारा लेते थे। इस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट कृषि से मोहभंग हो गया और कृषि में भी पिछड़ गया। तो खाद्यान्न और उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार क्या हो गई, कमी हो गई। यदि चौथे पॉइंट की चर्चा करें तो प्रशासन में नौकरशाही जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा बोलबाला था, लेकिन नौकरशाही जो थी उसमें भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही ज़्यादा हो गई। नंबर 5 की बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जबकि जो भी संसाधन थे उन पर कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर नियंत्रण था। पार्टी के जो पदाधिकारी थे, सदस्य थे, कर्मचारी थे, उनको विशेष सुविधाएं मिली थी, और आम जनता और उनके बीच में एक गहरी असमानता आ गई थी। उनके आर्थिक स्तर की बात करें या रहन सहन की बात करें तो उसमें गहरी असमानता आ गई थी। पार्टी के पदाधिकारियों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उनके अंदर आक्रोश पैदा होता गया। और जो प्रणाली शुरुआत में साम्यवादी प्रणाली थी वो धीरे धीरे किस में बदल गई, सत्तावादी हो गई। उसका मेन लक्ष्य क्या हो गया, सत्ता सुख भोगना। इसके अलावा जो सत्ता थी, हालांकि 17 गणराज्य उसमें शामिल थे, लेकिन प्रभुत्व किसका था, रूस का था। ये बहुत सारे कारणों से सरकार के प्रति जनता में आक्रोश पैदा हो गया। अब आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है गोर्बाचोव तथा सोवियत संघ का विघटन। तो उस समकालीन स्थिति को देखते हुए गोर्बाचेव जब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए सुधार करने की ज़रूरत समझी। इससे क्या हुआ, उन्होंने जो सुधार किए इससे जो दबी हुई आकांक्षाएं थी जनता की और जो अपेक्षाएं थी वो इतनी तीव्र हो गई कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। अब हम इस पॉइंट पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ से कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद पर आसीन हुए, और उस समय जो पश्चिमी देश थे, खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि हम बात करें तो वहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव हुए थे। ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा था, और इसकी जानकारी सोवियत संघ के
निवासियों को भी हुई। पाश्चात्य देशों की बराबरी के लिए सोवियत संघ में भी किसको प्रारंभ किया गया? सुधारों को प्रारंभ किया गया, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। मिखाइल गोर्बाचोव ने पाश्चात्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बजाय किस बात पर जोर दिया? संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दिया। और साम्यवादी व्यवस्था को उन्होंने कौन सा स्वरूप देने का प्रयास किया? लोकतांत्रिक। लेकिन लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए वहाँ पर किसकी ज़रूरत थी? सुधार की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया? सुधार का निर्णय लिया। उनके इस फैसले की परिणति का मतलब है रिजल्ट। जो रिजल्ट था वो ऐसा आया जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। क्या अंदाज़ा नहीं था? कि पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के सदस्य थे और इसके अलावा जो अन्य देश थे, वहाँ के निवासियों ने अपनी सरकार का, स्थानीय सरकार का और सोवियत संघ के नियंत्रण का क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें बोलने की आज़ादी दी गई, उन्होंने अपनी सरकार का और सोवियत संघ का क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। अब गोर्बाचोव से पहले जो भी स्थिति थी, उस समय इस तरह से यदि जनता विरोध करती थी तो उसे दबा दिया जाता था। लेकिन गोर्बाचोव के शासनकाल के दौरान सोवियत संघ ने इन गड़बड़ियों में उस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। कौन से प्रकार का नहीं किया? जैसा कि अतीत में होता आया था। अतीत में इस तरह के विरोध को दबा दिया जाता था, लेकिन गोर्बाचोव के शासनकाल में सोवियत संघ की सरकार द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों का एक एक करके क्या होता चला गया? पतन होता चला गया। कौन सी सरकार का? साम्यवादी सरकार का। और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। सोवियत संघ के बाहर तो बदलाव हो ही रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ? एक और आ गया, आंतरिक संकट भी आ गया। आंतरिक संकट क्या आ गया? मिखाइल गोर्बाचोव ने जो सोवियत संघ में आर्थिक राजनीतिक सुधारों के साथ साथ लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई, ये सुधार कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इसलिए क्या किया? इन सुधार नीतियों का उन्होंने खुल करके विरोध किया। जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन पार्टी के नेता नहीं चाहते थे कि जो साम्यवादी व्यवस्था है वो बदले। इसलिए उन नेताओं ने गोर्बाचोव का विरोध किया। और जनता क्या चाहती थी? जनता चाहती थी कि ये सुधार बहुत तेजी से हों। और सत्ताधारी वर्ग क्या चाहता था? कि ये सुधार ना हो। जनता चाहती थी कि सुधार तेजी से हों, लेकिन सत्ताधारी वर्ग क्या चाहता था? सुधार ना हो। तो सत्ताधारी वर्ग का विरोध था सुधार नहीं किया जाए, और जनता चाहती थी कि सुधार धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से होने चाहिए। इस प्रकार गोर्बाचोव को और सोवियत संघ को अंदर और बाहर दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। जो गोर्बाचोव की आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति थी, उसके तहत 1989 में जो सोवियत संघ के देशों में वारसा सैन्य संगठन स्थापित किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। वारसा सैन्य संगठन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि यदि सोवियत संघ के किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वारसा में शामिल सभी देश मिल करके आक्रमण करेंगे। इसको समाप्त कर दिया गया। कब किया? 1989 में। और इसी के परिणाम स्वरूप बर्लिन की दीवार को गिराया गया। आपको पता होगा कि 1948 में बर्लिन में एक दीवार बनाई गई थी 150 किलोमीटर लंबी। ये जो बर्लिन की दीवार है वो जर्मनी को दो भागों में बांटती है। एक तरफ पूर्वी जर्मनी और दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी। दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी। जो पश्चिमी जर्मनी है वो अमेरिकी गुट में शामिल है। किसमें शामिल है? अमेरिकी गुट में। और पूर्वी जर्मनी किस में है? सोवियत संघ में। तो दोनों विचारधाराओं के कारण
जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी उसमें एक दीवार खड़ी कर दी गई और ये दीवार वार्सा समझौता समाप्त करने के बाद वापस से गिरा दी गई। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी एक हो गए। इसके बाद हम बात करें कि गोर्बाचोव ने सुधार तो लागू कर दिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने वहाँ पे उचित वातावरण तैयार नहीं किया। कौन सा वातावरण? स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय तत्व और एकता का। ये वातावरण तैयार किए बिना ही उन्होंने सुधार लागू कर दिए। और ख़ास बात ये कि उनकी ये जो दो नीतियाँ हैं, एक तो पेरेस्ट्रोइका और एक है ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका क्या है? आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन। जो पहले आर्थिक ढांचा कैसा था? साम्यवादी में पूरे आर्थिक ढांचे पर किसका नियंत्रण था? राज्य का। ठीक है, इस पूरे आर्थिक ढांचे का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में क्या किया गया? इसको पूंजीवादी व्यवस्था में, आर्थिक ढांचे को कौन सी व्यवस्था में बदला गया? पूंजीवादी में। और इस पर किसका नियंत्रण होता है? निजी क्षेत्रों का। ये परिवर्तन पेरेस्ट्रोइका के अंदर किया गया। ग्लासनोस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, जो कि पहले वहाँ की सोवियत संघ की जनता को नहीं थी। इन नीतियों को लागू करना इतना ज़्यादा असंतुलन पैदा हो गया, लोगों के अंदर आक्रोश फूट पड़ा। जो इतने समय का दबा हुआ आक्रोश था, लोग इस व्यवस्था से बुरी तरह परेशान थे, उनका आक्रोश फूट पड़ा। एक तो अव्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश था, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति आक्रोश था, और दूसरा जो मिखाइल गोर्बाचोव सुधार कर रहे थे उनकी गति धीमी थी, इसलिए लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। अब हम गोर्बाचोव और सोवियत संघ के विघटन की यदि बात करें तो ये दो नीतियाँ विशेष रूप से जिम्मेदार थी। पेरेस्ट्रोइका अर्थात आर्थिक संस्थाओं का पुनर्गठन, और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति, जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इससे क्या हुआ? गोर्बाचोव के सुधारों से जो दबी हुई आकांक्षाएं थी और अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। जनता चाहती थी कि जो ये परिस्थिति है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और उन्हें पूंजीवाद का वो लाभ मिल जाए जो उन्हें अब तक नहीं मिला था। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के कितने कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक था वो है गोर्बाचोव के सुधारों से दबी हुई आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ना। और इसके अतिरिक्त हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी, पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर खर्चा, पश्चिमी देशों की तरक्की और जीवन शैली की जानकारी, प्रशासन और नौकरशाही में भ्रष्टाचार, और कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे शॉक थेरेपी की।